हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम और एक कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हम अभी इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दिस कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1942 और इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी। तो मतलब ये जो कंपनी है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुआ था और ये इंडिया में पेंट सेक्टर में सेक्टर लीडर कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज़। मतलब ये जो कंपनी है इसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है 15 कंट्रीज़ में है। और ये जो कंपनी है ये 16 कंट्रीज़ के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो भी कंपनी होती है वो कंपनी जो होती है उसके लिए उसके प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए। तो कंपनी के जो ब्रांड्स होते हैं वो कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदेशीर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कंपनी के वेल नोन ब्रांड्स हम देख सकते हैं, जैसे एशियन पेंट्स बर्जर, एप्को कोटिंग्स, SCIB पेंट्स, ट्यूबमैन्स, कॉजवे पेंट्स एंड कैडिस्को एशियन पेंट्स। अभी हम कंपनी के लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एशियन पेंट इज़ थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया। और दूसरा लिखा है कि इन्होंने ये जो पेंट कंपनी है इसका वर्ल्ड वाइड रैंक है 9th रैंक है। और 15 ईयर्स ऑफ मार्केट लीडरशिप इन इंडिया, मतलब 15 ईयर्स से ये इंडिया में पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है। ये तो हो गया कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी हम कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम 6 फैक्टर का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, देन स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देन रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, देन फोर्थ पॉइंट है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, देन हम उसकी बैलेंस शीट देखेंगे और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, और एट लास्ट हम उसका जो उसको बाय कब करना चाहिए उसकी प्राइस देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,07,000 करोड़ रुपीज़। तो मतलब ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और ये पेंट सेक्टर में लीडर कंपनी है। तो यहाँ से भी कंपनी अभी भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। तो सेकंड फैक्टर है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि कंपनी जो है अभी हमको महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। तो अभी कंपनी हमको महंगी मिल रही है क्योंकि जो भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को महंगा कंसिडर किया जाता है। इन फ्यूचर कंपनी के जब प्रॉफिट या अर्निंग्स बढ़ेंगे तब ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो सकता है। तो हमारा थर्ड फैक्टर था रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जिस भी कंपनी का 20 से ज़्यादा होता है तो मतलब जो कंपनी है उसके जो प्रमोटर है वो स्ट्रांग माने जाते हैं। या रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब उस कंपनी ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है उसके बारे में बताता है। तो ये 20% से ज़्यादा होना चाहिए। आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको कभी भी इस कंपनी में मेजर डिप नहीं देखने मिलेगी। तो यही फ़ायदा होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है और जो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है तो वो कभी इन्वेस्टर को लॉस नहीं देती। तो आप देख सकते हो, तो ये जो इसका ट्रेंड है ये कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं था, ये ऑलवेज अप ट्रेंड में ही है। अभी हम कंपनी के अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो आपको पहले दिखता है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। दैट मीन्स ये जो कंपनी है ये कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट देंगी, ऐसा मार्केट एक्सपेक्टेशन रख रहा है। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, ये लास्ट 3 ईयर में अच्छी खासी है, 26.37% का। तो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। अभी हम कंपनी के लास्ट 10 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। तो हम यहाँ पे मार्च 2010 से लेकर 2014 तक डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी इस कंपनी के सेल्स में डिप नहीं मिलेगा या प्रॉफिट में भी डिप नहीं मिलेगा। तो 2010 में इसका सेल्स था 6,000, देन 7,000 हो गया, देन 9,000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 12,000 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का कभी भी सेल्स डाउन नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली आप कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। नेट प्रॉफिट 800 था, फिर 836 करोड़ था, फिर 843 हो गया, फिर 989 हो गया, फिर 1114 हो गया, फिर 1219 हो गया। तो आप इसमें देख सकते हो कि पिछले 10वें साल से लेके 2014 तक इस कंपनी में कभी भी सेल्स में डिप नहीं है या नेट प्रॉफिट में डिप नहीं है। तो अभी हम कंपनी के रिसेंट 5 ईयर्स का सेल्स और प्रॉफिट का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2007 मार्च 2017 में इस कंपनी का सेल्स था 5,000 करोड़, फिर 16,000 हो गया। तो अच्छी खासी बढ़त 2017 से लेकर 2018 में हुई है। फिर 2019 में ये बढ़ के 19,000 करोड़ हो गया, फिर 2020 में 20,000 हो गया, फिर मार्च 2021 में ये 21,000 हो गया। मतलब यहाँ पे भी रिसेंट 5 ईयर्स में भी इस कंपनी के सेल्स में एक भी बार डिप नहीं है।
और हम अभी प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट था मार्च 2017 में, ये प्रॉफिट था 1939 करोड़ का, फिर बढ़ के हो गया 2039 करोड़, फिर बढ़ के 2156 करोड़ हो गया, फिर 27505 करोड़ हो गया, और फिर 3139 करोड़ हो गया। तो यहाँ से ऐसा दिखता है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, उसका हमने पिछले 10 साल का डेटा देखा तो उसमें एक भी बार डिप नहीं है, या नेट प्रॉफिट में भी एक भी बार डिप नहीं है। तो इसके कारण ही कंपनी का जो चार्ट है या कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो अगला पॉइंट है अब हम अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड पॉइंट है कंपनी की बोरोइंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम मार्च 2010 से लेके अभी तक का डेटा रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेयर कैपिटल है ये कंपनी की प्रॉपर्टीज़ और असेट्स होते हैं। तो ये शेयर कैपिटल कभी भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, या इसमें कभी ये कभी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो भी अच्छी कंपनी होती है या जो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर्जा लेती है, वो कर्जा कभी भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल मतलब उस प्रॉपर्टीज़ और असेट को बेच के चुकाती नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2010 में ये 96 था, और ये जो अभी जो है 2021 में ये जो है 96 करोड़ ही है। मतलब इस कंपनी ने कभी भी अपने असेट और प्रॉपर्टीज़ को बेचा नहीं है। तो हम फिर बाद में देखते हैं इसके रिजर्व्स। फिर हम कंपनी के रिजर्व्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो रिजर्व्स था, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रिजर्व्स था 2010 में, तो 2010 में ये रिजर्व्स थे 1600 करोड़, और ये बढ़ के जो अभी के रिजर्व्स है इस कंपनी के, ये बढ़ के 12,000 करोड़ है, 12,000 करोड़ हो गए। मतलब इसमें अच्छी खासी ग्रोथ है इस कंपनी में। कंपनी ने अपनी रिजर्व्स भी बढ़ाई है और शेयर कैपिटल भी डाइल्यूट नहीं किया है। तो अब हम कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में देखते हैं। तो अभी हम 2021 के बोरोइंग्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो 2021 का बोरोइंग्स है ये 1993 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा है, और इसको हम कंपेयर करेंगे इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट को देखता हूँ, तो कंपनी का लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट जो है, ये कंपनी का यहाँ पे लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये नेट प्रॉफिट 3,139 करोड़ है, और जो उसका कर्जा है वो कर्जा 1,093 करोड़ है। मतलब जो उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो उसके बोरोइंग से ज़्यादा है। मतलब कभी भी कंपनी उसके बोरोइंग्स को नील कर सकती है। अभी हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि कंपनी में जो इन्वेस्ट जिन्होंने किया है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है या पब्लिक के हाथ में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में कंपनी का जो प्रमोटर का स्टेक था वो 15.79 था, एफआईआईज़ का 14.87 था, और डीआईआईज़ का 11.24 था। तो ये बढ़ के यहाँ पे 2021 में एफआई का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो इधर कांस्टेंट रह गया है। तो एफआईआई ने कोई भी बिकवाली नहीं किया अपने स्टेक में, प्रोमोटर ने। एफआईआई ने इधर अपना स्टेक बढ़ाया है और डीआईआईज़ ने अपना स्टेक को ट्रिम किया है। तो मतलब ये अच्छी बात है कि एफआईआई इसमें खरीदारी कर रहे हैं, और इसमें पब्लिक का भी स्टेक बढ़ रहा है। अभी हम कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, और जो बेस्ट प्राइस है, जो बाइंग के लिए जो प्राइस है वो देखेंगे, और इसके शॉर्ट टर्म सपोर्ट और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस क्या है जिधर हम बाय कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो कोई भी कंपनी में जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बाय करना है, तो एक तो ओवरसोल्ड जोन में बाइंग करना चाहिए, या तो फिर उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होने के बाद बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एशियन पेंट है कंपनी जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। तो अभी अच्छा खासा मौका है, आप इस पोजीशन से ज़्यादा शेयर अभी आगे नहीं गया है तो आप इस पोजीशन पे बाय कर सकते हो। या आप फिर 3390 ये इसका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। तो प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देखोगे तो ये जब भी 50 के आरएसआई पे आता है 50 के आरएसआई पे आता है तो इसमें अच्छी खासी खरीदारी होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यार, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये जो प्राइस है 2600 का प्राइस है, और अभी जो प्राइस चल रहा है 3260 का प्राइस है। मतलब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।